Assalamu alaikum everybody, once again मैं हूँ आपको होस्ट मजहर इकबाल and you're watching the Kingdom of the Warrior। दोस्तों आज की वीडियो ताइवान की तारीख के ऊपर हमारी दूसरी किस्त है। आज की इस वीडियो में हम ताइवान की मुकम्मल तारीख देखेंगे, कैसे ये नौ आबादियाती कॉलोनियाई निज़ाम का हिस्सा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक ने इसके ऊपर कब्जे किए, हमले किए, अटैक किए और इसके ऊपर हुक्मरानियाँ की। दोस्तों ताइवान की तारीख बहुत ही पुरानी है। इस जजीरे पर तकरीबन 3000 साल कबल मसीह ज़र्राब के आसार मिलते हैं। इस जजीरे ने काफ़ी सदियों तक तलाश करने वालों को अपनी तरफ कुदरती वसाइल सल्फर, सोना और कोयले की तलाश में अपनी तरफ मुतवज्जे किया। पहले की तारीख जो भी थी, लेकिन 7वीं सदी में चीन के माहीगीरों ने इस पर रहना और आना जाना शुरू किया। वो लोग अपनी कश्तियों पर चाइना से निकलते, शिकार करते, इस जजीरे पर रहते और फिर वापस चले जाते। और इसके साथ ही ये जजीरा जापान के लुटेरों का मरकज बना रहा। जापान के लुटेरे जापान के लोगों के ऊपर, फिर चाइना के कुछ बशिंदों के ऊपर हमला करते, दरियाई माहीगीरों को लूटते, फिर आकर इस जजीरे को पनाह लेते थे। इस तरह करते करते 15वीं सदी तक यह जजीरा जापान और चीन के लोगों का मरकज बन चुका था। दोस्तों ताइवान के कुछ हिस्से पर चाइना के लोग रहते थे और कुछ हिस्से पर जापान के लोग रहते थे। इन दोनों में आपस में अमन और अमान के लिए एक दूसरे के साथ मुआहदे किए हुए थे। फिर 15वीं सदी में हिस्पानिया के जंगजू ने इस जजीरे पर हमला किया और लूट मार मचाई। उन लोगों ने यहाँ पर आकर कब्जे किए, कुदरती वसाइल यहाँ से लूटने शुरू किए। वो काफी साल यहाँ पर रहे और अपनी बस्तियां तामीर की और साथ ही यहाँ पर पहले से मौजूद लोगों को गुलाम बनाकर रखा और हुकूमत की। यहाँ से वो कुदरती वसाइल लेकर जाते और बहुत ही मामूली रकम बदले में यहाँ के लोगों को वो देते थे। हिस्पानिया के लोग इस जजीरे के ऊपर रह रहे थे। फिर अचानक 1642 ईस्वी में नीदरलैंड का एक कबीला जिसका नाम डिच कबीला था, उसने ताइवान में मौजूद हिस्पानिया की इन बस्तियों पर अचानक हमला कर दिया और उन्हें तहस नहस कर दिया। दोस्तों इस हमले ने उसकी चौकियां और छावनियां बर्बाद कर दी, उनकी फौज को शिकस्त दी और लोग इस जजीरे को छोड़कर निकल गए, यानी कि हिस्पानिया के लोग। दोस्तों हिस्पानिया के छोड़ जाने के बाद ताइवान के अंदर अब नीदरलैंड ने अपनी हुकूमत कायम की और अपनी फौजी कैंप लगाए और बस्तियां तामीर की और लोगों ने भी इस जजीरे के कुदरती वसाइल को लूटना शुरू कर दिया और मादनियात को यहाँ के पहाड़ों और समंदरों से निकाल कर वो उनको यहाँ से इकट्ठा करके नीदरलैंड मुंतकिल कर दिया। और इस जजीरे के लोग बहुत ही गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। इसी दौरान चीन पर दो खानदान हुकूमत करते थे, मंग खानदान और दूसरा चंग खानदान। 1662 ईस्वी में मंग खानदान ने अपनी फौज तैयार की और समंदर के जरिए ताइवान पर हमला कर दिया। इस हमले में मंग की फौज ने नीदरलैंड के लोगों का कत्ले आम किया और लाशों को समंदर में बहा दिया गया और उनकी छावनियां और कैंपों को आग लगा दी। इस जंग में नीदरलैंड की फौज को शिकस्त हुई और बिलाखिर उन्हें ताइवान छोड़ना पड़ा और इसी तरह ताइवान के ऊपर मंग खानदान का कब्जा हो गया। मंग खानदान ने यहाँ पर अपने कानून बनाए और ताइवान के दरमियान बजरिए समंदर तिजारत शुरू कर दी। जितना उनसे हो सका मादनियात और गल्ला वगैरह वो यहाँ से चीन मुंतकिल करते रहे अपनी सुल्तनत में। इसी असना में चीन के अंदर जो दूसरा खानदान था चंग खानदान की मंग खानदान के साथ अपने फौजियों की वजह से चपकलश हो गई और बात जंग तक पहुंच गई। दोस्तों 1644 ईस्वी में इन दोनों की जबरदस्त जंग हुई और मंग खानदान ने बरआज़म चीन का इक़्तिदार खो दिया और शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, लेकिन मंग खानदान का कब्जा ताइवान पर बाकी रहा। दोस्तों वक्त गुजरता रहा, फिर एक बार चंग खानदान ने मंग खानदान को जजीरा ताइवान से निकाल देने की ठान ली। 1683 ईस्वी में चंग खानदान ने एक बड़ा समुद्री लश्कर तैयार किया और जजीरा ताइवान में मौजूद मंग खानदान के ऊपर हमला कर दिया। क्योंकि मंग पहले से ही कमजोर हो चुके थे पहले की जंग की वजह से, तो उनके लिए चंग फौज को रोकना, उनका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल था।
तो इस तरह चंग खानदान ने मंग खानदान को शिकस्त दी और इस जजीरे पर कब्जा कर लिया। अब जजीरे पर चंग खानदान का तसल्लुत कायम हो गया, क्योंकि ये लोग यानी कि चंग बहुत ही ताकतवर कौम थी और ये चीन के साथ ताल्लुक रखते थे, और जो पहले हुकूमत कर रहे थे मंग खानदान वो भी चीन के साथ ताल्लुक रखते थे। तो जजीरा ताइवान के रूल और रेगुलेशन तब्दील ना किए गए, वो पहले ही सुल्तनत की बुनियाद पर चलते रहे। तिजारत वगैरह पहले ही ये तरीकों पर होती रही। दोस्तों 1683 से लेकर 1895 ईस्वी तक तकरीबन 300 साल के लगभग तक चंग खानदान ने इस जजीरे पर हुकूमत की, और 1895 ईस्वी में जापान और चीन के दरमियान जंग छिड़ गई। इस जंग में बहुत सारा नुकसान भी हुआ, कश्तियां तबाह हुई, जाने गई, जाने जाए हुई, जानवर मर गए। जापान की फौज ने चाइना की फौज की कश्तियों को समंदर में आग लगा दी, और दूसरी तरफ चाइना ने जापान की फौज में मौजूद बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शा। इस जंग के नताइज बहुत ही भयानक हुए थे। इस नुकसान को मद्देनजर रखते हुए दोनों फौजों ने इस जंग को रोकना चाहा और इससे गुरेज किया, और बिलाखिर दोनों फौजों के दरमियान एक अमन मुआहदा हुआ। उस मुआहदे का नाम शिमोनोसेकी मुआहदा था। फिर इस मुआहदे की रूह से चंग खानदान ने इस जजीरे का कंट्रोल जापान को दे दिया। उस वक्त दुनिया की आलमी ताकतों ने इस मुआहदे को तस्लीम कर लिया, लेकिन चीन का मौक़िफ़ था कि ये मुआहदा उसके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया है। दोस्तों अब जजीरे पर जापान का तसल्लुत कायम हो गया। दोस्तों जापान ने अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए ताइवान के ऊपर कड़े इक़दाम किए। जापान ने वहां पर तरक्याती काम करवाए जब इसकी हुकूमत थी, जिसकी वजह से ताइवान की हुकूमत और माईशत मजबूत हुई। दोस्तों ताइवान में जापान को चावल और चीनी मिलती थी, और इसके साथ दूसरा गल्ला और अनाज भी। दोस्तों ताइवान में जापान का जब साम्राज्य निज़ाम था तो उसने अपना निज़ाम तालीम नाफिज किया था। दोस्तों इसी तरह 1935 में ताइवान में एहतजाजी मुजाहरे हुए और ताइवान की अवाम ने अपने इख्तियार लेने का मुतालबा किया, जिसके नतीजे में जापान ने ताइवान में नीम मुख्तियार खुद मुख्तियार हुकूमत कायम की और दूसरे इख्तियारात भी अवाम को दिए गए। इसी दौरान दोस्तों दुनिया में दूसरी आलमी जंग छिड़ गई थी। दूसरी आलमी जंग में जापान ने ताइवान से होकर फिलीपीन के ऊपर हमले किए, और इस जंग में दोबारा फिलीपीन ने काउंटर अटैक किया और जापान को शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में ताइवान चीन के ज़ेरे इंतजाम चला गया और ताइवान जापान के अंडर से हट गया। अब जजीरा ताइवान पर चीन का कब्जा हो गया। उस वक्त चीन में दो पार्टियां अपना तसल्लुत बरकरार रखे हुई थी। पहली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी और दूसरी पार्टी नेशनल चाइना पार्टी थी, जिसका सरबराह चांग काई शेक था। अब चीन के अंदर ही इन दो पार्टियों के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई थी। दोस्तों 1949 में काई शेक और मौजे तांग के दरमियान जंग हुई, यानी कि उन दो पार्टियों के दरमियान जंग हुई। दोस्तों काई शेक को शिकस्त हुई, यानी नेशनल पार्टी को शिकस्त हुई, जिसकी वजह से काई शेक फरार हो गया और ताइवान चला गया और यहाँ आकर अपनी हुकूमत कायम कर ली और जजीरा ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना करार दे दिया। अब काई शेक ने यहाँ हुकूमत करनी शुरू कर दी। काई शेक समझता था कि ये बहिरा चीन का पूरा इलाका मंगोलिया और इस रिपब्लिक स्टेट का हिस्सा है, यानी कि चीन और मंगोलिया ताइवान का हिस्सा है। इसलिए ताइवान में हुकूमत के क़याम के बाद काई शेक की फौजों ने चीन पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। इन हमलों से चीन का काफी नुकसान होता था, क्योंकि ये लोग समुद्री सफर करके जाते और चीन की बंदरगाहों और फौजी छावनियों पर हमला करते, जिसकी वजह से न सिर्फ चीन के फौजियों का नुकसान होता बल्कि तिजारत का भी नुकसान होता था, क्योंकि ये लोग बंदरगाहों पर हमला करते। जैसे उनकी बंदरगाहों पर हमला होता तो उनकी तिजारत का नुकसान होता था। इन तमाम नुकसान को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए मौजे तांग ने ताइवान के खिलाफ जंग का मंसूबा तैयार कर लिया, लेकिन शुमाली कोरिया में उसी असना में जंग छिड़ी, शुमाली कोरिया और साउथ कोरिया की अपनी, और इसी वजह से ताइवान पर हमला मौजे तांग ने रोक दिया। दोस्तों यहाँ पर यह बात मैं मुख्तसर करता हूँ कि 1980 की दिहाई में जमहूरी इस्लाहात का आगाज हुआ और 1996 में बराह रास्त सदारती इंतखाबात हुए ताइवान के अंदर,
جس کے نتیجے میں وہاں پر صنعت کاری اور مالیاتی ترقی کو بھی فروغ ملا۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک، نیکسٹ ویڈیو آگے شروع کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔